नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम आधुनिक काव्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक कविता का समय है वह भारतेंदु युगीन कविता से लेकर आज तक की कविता का समय है। और हम जानते हैं कि भारतेंदु कालीन हिंदी कविता, द्विवेदी युगीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी कविता, तदुपरांत छायावादी हिंदी कविता, फिर प्रगतिवादी हिंदी कविता, फिर प्रयोगवादी हिंदी कविता, फिर नई कविता, फिर अन्य अनेक काव्य आंदोलन, अकविता, विचार कविता आदि आदि, ये आधुनिक युगीन हिंदी काव्य है। 19वीं शताब्दी तक हम रीतिकालीन कविता का अध्ययन करते हैं। प्रचुर मात्रा में वो कविता लिखी गई, लेकिन जैसे ही युग बदला और आधुनिकता की दस्तक देश में चहुं दिशाओं में होने लगी, तो साहित्य में, साहित्य की भाषा में भी अंतर दिखाई देने लगा। उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निराला की काव्य भाषा पर। निराला, जिनको हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं, निराला जो महाप्राण निराला के नाम से भी जाने जाते हैं, निराला जिनकी कविता में युग वैविध्य तो है ही, प्रवृत्ति वैविध्य भी है। वो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में एक हैं। वो प्रगतिवादी कविता भी लिखते हैं और प्रयोगवादी प्रवृत्ति का भी बोध हमें उनकी कविता में होता है। निराला ने प्रवृत्ति की दृष्टि से कविता में वैविध्य पैदा किया है। वो जितनी सुंदर मुक्त छंद की कविता लिखते हैं, उतने ही प्रभावात्मकता के साथ प्रबंध कविता भी लिखते हैं। लंबी कविता जो निराला ने लिखी है, वह एक आदर्श उदाहरण के रूप में भारतीय साहित्य में, हिंदी जगत में पढ़ी जाती है, सम्मानित होती है। चाहे हम राम की शक्ति पूजा की बात करें, या हम सरोज स्मृति की बात करें, कुकुरमुत्ता की बात करें, ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनकी चर्चा की जाती है। अब काव्य की भाषा और सामान्य भाषा, गद्य की भाषा और काव्य भाषा, इनमें अंतर होता है। हम कविता में जिस लालित्य की अपेक्षा करते हैं, जिस उद्बोधन की अपेक्षा करते हैं, और कविता में जो एक कांता सम्मत उपदेश का भाव होता है, वह उसे गद्य से, सामान्य भाषा से पृथक कर देता है, विशिष्ट बना देता है। इसलिए काव्य भाषा के वैशिष्ट्य को लेकर, काव्य भाषा की मुख्य विशेषता परक जो उपलब्धियां हैं, उनको लेकर भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में चिंतन किया गया, विचार किया गया। भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में काव्य भाषा संबंधी बहुत सी धारणाएं, बहुत सी मान्यताएं, बहुत से मत उपलब्ध हैं। कविता की भाषा की प्रकृति, उसकी प्रक्रिया, इसके संबंध में भी यह एक धारणा है कि काव्य की भाषा चित्रात्मकता के गुण से ओतप्रोत होती है। यह उसका केंद्रीय गुण होता है। यानी मनः पटल पर पाठक या श्रोता के जब वो कविता पढ़ता या सुनता है, तो एक बिंब, एक चित्र उसके सामने उकेरता चलता है कवि या रचनाकार। ऐसा लगता है कि घटनाक्रम, परिदृश्य पाठक या श्रोता के सामने से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतन विवेचन में, निबंधों में, जब
शास्त्रीय दृष्टि से काव्य भाषा पर विचार किया तो कविता में चित्रात्मकता को अत्यधिक महत्व दिया, प्रतिपादित किया, उसके महत्व को रेखांकित किया। परंपरागत भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य की परिभाषा सहित काव्य भाषा का विशद विवेचन हुआ है। कविता क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है और फिर काव्य की भाषा क्या है, इस पर भी विस्तार से चिंतन मनन किया गया है। हिंदी के जो संस्कृत काव्यशास्त्र है हमारा, उसके पश्चात हिंदी के कवियों ने, हिंदी के समालोचकों ने, हिंदी के निबंधकारों ने, इतिहासकारों ने भी काव्यशास्त्र में विशेष रूप से जब काव्य की भाषा पर चर्चा की तो रीतिकाल में हम देख सकते हैं कि कविता की भाषा कैसी हो, इसका विवेचन मिलता है। तुलसी को, गंग को या अन्य स्थापित और प्रतिष्ठित कवियों को उनकी भाषा के वैशिष्ट्य के कारण ख्याति मिली, इसकी चर्चा भी मिलती है। आज के समय में, आज के युग में काव्य भाषा साहित्य चिंतन की कुछ नई दिशा प्रशस्त करती है। यानी काव्य भाषा के जो अर्थ हैं, काव्य भाषा के जो आयाम हैं, वो वर्तमान संदर्भों में परंपरा से कुछ भिन्न दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में अंग्रेजी समीक्षकों ने काव्य भाषा के सृजनात्मक पक्षों को, जो उनमें क्रिएटिविटी है, जो रचना धर्मिता है, उनको लेकर विशेष रूप से विचार किया है, चिंतन किया है। ओवेन बारफील्ड ने द पोएटिक डिक्शन सन 1928 में, एम्पसन कृत सेवेन टाइप्स एम्बिग्यूटी 1930 ईस्वी में, मैकलिश ने पोइट्री एंड एक्सपीरियंसेस 1960 में, इन तमाम अपनी आलोचनात्मक कृतियों में, समीक्षात्मक रचनाओं में कविता की भाषा पर विस्तार से, गंभीरता से विचार किया। हमारे यहाँ कालिदास ने संस्कृत साहित्य परंपरा में कालिदास ने रघुवंशम के प्रारंभिक श्लोक में ही वागर्थ प्रतिपत्ति का जो आदर्श रखा वह विलक्षण है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावादी और प्रगतिवादी दौर के दैदीप्यमान ज्वलंत सूर्य की तरह, मार्तंड की तरह प्रकाशित होते हैं, उनके समस्त साहित्य में काव्य भाषा के व्यावहारिक दृष्टांत को हम विधिवत देख सकते हैं। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर, उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर, युग धर्म के आधार पर, मुक्तक कविता, प्रबंध कविता, लंबी कविता के आधार पर एक व्यावहारिक दृष्टि से कविता की भाषा में परिवर्तन किया। कहीं वो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं और कहीं अपेक्षा अनुसार लोक की भाषा का प्रयोग भी करते हैं। कहीं वो तत्सम और तद्भव शब्दावली का चयन करते हैं और कहीं कहीं अपेक्षा अनुसार विषय वस्तु के गांभीर्य और उसकी गरिमा के अनुकूल शब्द चयन करते हुए भाषा में एक लय का विधान भी करते हैं। उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको आंतरिक अन्विति प्रदान करने के लिए वो साहित्यिक विकास क्रम के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा का स्वरूप निर्धारित करते हैं। कहाँ, किस संदर्भ में अगर विद्रोह की भावना जागृत करनी है, अगर चुनौती की भावना जागृत करनी है, अबे सुन बे ओ गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। एक तरफ इस तरह की भाषा, इस तरह की कविता, इस तरह के बिंब वो बनाते हैं और दूसरी तरफ राम की शक्ति पूजा को देखें, सरोज स्मृति को देखें, कुकुरमुत्ता को देखें और तीसरी तरफ जूही की कली को देखें
बादल राग को देखें तो वो एक वैविध्य, जो सांस्कृतिक वैविध्य भी है भाषा और शब्दावली के चयन के आधार पर, जो समाज के भाषा मनोविज्ञान के आधार पर अपेक्षा अनुसार परिवर्तन की एक क्षमता और दक्षता निराला के पास है, वह अतुलनीय है। दूसरे कवियों में उस तरह का वैविध्य नहीं मिलता। जो प्रथम काव्य संग्रह निराला का रहा परिमल 1927 में प्रकाशित हुआ, उसकी सृजन धर्मिता, उसकी समयुगीन जो कवि हैं जैसे प्रसाद, पंत, महादेवी आदि, इनकी तुलना में अगर हम निराला की काव्य भाषा को देखें तो एक वैशिष्ट्य के साथ वो भिन्न, अलग दिखाई देती है, प्रतीत होती है। परिमल में भाषा के तत्सम रूप और यमुना के प्रति में लक्षणा प्रधान भाषा के उत्कृष्ट दर्शन, ये दोनों हम सहज ही देख सकते हैं। ये चमत्कार निराला ही कर सकते हैं। परिमल की मौन कविता इस रूप में एक बहुत आदर्श उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष आती है। बैठ लें कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर, मौन कछ हो जाए भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जलबिंदु सा बह जाए, सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रात के लघुपात से, उत्थान पतनाघात से रह जाए चुप निर्द्वंद्व। अब ये जो भाषा की अन्विति है, आंतरिक लय और जो शब्द चयन की एक सूझबूझ है, एक कलात्मकता है, वो अद्भुत है। इस तरह की कविताओं की भाषा का विश्लेषण विधिवत करना संभव भी नहीं हो पाता। शाब्दिक अर्थ करने की कोशिश और भी पाठक को, समीक्षक को चुनौती पैदा करती है, उसके लिए असफलता की स्थिति बना देती है। केवल उनके अनुभव में जो निराला ने अपने जीवन में सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना किया, जिन समस्याओं का सामना किया, जिन विरोधों के बीच में रहकर कविता करने की क्षमता पैदा की, उनके उन अनुभवों में हम इस काव्य भाषा से शामिल हो जाते हैं। यही तो एक विराट कवित्व और कवि की गुणवत्ता का द्योतक और परिचायक भी है। वह हमें अपने अनुभवों का साक्षी बनाता है, साझी बना लेता है। हमें लगता है हम उसी राह से गुजरने लगे हैं जिस राह से निराला गुजरे हैं। सन 1937 में अनामिका नामक संग्रह, जो कि तत्सम शब्दावली पर आधारित भाषिक सृजनात्मकता के प्रति निराला का जो झुकाव है और जो एक आत्मविश्वास है, वह प्रखर रूप में मुखरित होता है। प्रेयसी, रेखा, ये प्रणय कविताएं, थोड़ी लंबी कविताएं, उसमें कवि ने धारा प्रवाह रीति से संस्कृत निष्ठ शब्दों का, तत्सम शब्दों का साधिकार प्रयोग किया है। घेर अंग अंग को लहरी तरंग, वह प्रथम तारुण्य की ज्योतिर्मयी लता सी हुई मैं, तत्काल घेर निज तरुतम। पूर्ण मैं कर चुकी गर्वित गरी असी अपने में आज मैं, रूप के द्वार पर मोह की माधुरी, कितने ही बार पी मूर्छित हुए हो, प्रिय जागती मैं रही, गह बाह में भरकर संभाला तुम्हें। अब ये जो अनुभूति है, ये जो सामाजिक अनुभव है, ये जो सांस्कृतिक बोध है निराला का, वो उनकी भाषा में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए धारा प्रवाह गति से शब्द स्वतः जैसे निराला के आदेश पर उपस्थित होते चले जाते।
अनामिका में ही राम की शक्ति पूजा भी संकलित है। लंबी कविता, निराला को एक विशिष्ट पहचान देने वाली विलक्षण कविता। यह अनामिका की सर्वाधिक लोकप्रिय कविता है। इसके लंबे सुगठित रचना विधान में खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा की विलक्षण, अपूर्व, अभूतपूर्व व्यंजना, ये जैसी राम की शक्ति पूजा में उद्घाटित होती है वैसी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे विशुद्ध संस्कृत की कविता पढ़ रहे हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण क्षर विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशेल समर संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद, कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध, कपि विषम हु। अब ये जो शब्द हैं, ये ऐसा लगता है जैसे हम संस्कृत की कविता का आस्वादन कर रहे हैं। इससे ये तो पता लगता है कि निराला का जो अध्ययन था वो बड़ा गहन, बड़ा गंभीर था। निराला ने भाषा पर यह जो अधिकार अर्जित किया है, ये उनकी साहित्य साधना का प्रदेय है, ये उनके महाप्राणत्व का प्रमाण है। किस तरह वो अध्ययनशील रहकर संस्कृत के जो बहुत ही सांस्कृतिक महत्व के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके और राम को वो एक नए अंदाज में, एक नई शैली में, एक नए रूप में, एक नई भाषा में चित्रित करते हैं। ये राम कालिदास के राम नहीं है, ये राम वाल्मीकि के राम नहीं है, ये राम तुलसी के राम नहीं है, ये केशव के राम नहीं है, और ये साकेत के, मैथिलीशरण गुप्त के राम भी नहीं है। इसलिए राम को एक समकालीन, समयुगीन, चुनौतियों से घिरे, समस्याओं से आक्रांत सामान्य व्यक्ति के रूप में चित्रित कर उन्होंने जो युगबोध को अभिव्यक्ति दी है वो वास्तव में विलक्षण है। होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम, नवीन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब महाशक्ति राम को यह कहती हुई कि तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय होगी हे पुरुषोत्तम, और ये नवीन तरह से जो विजय लिखी जाएगी उसका संदेश संकेत करती हुई राम के बदन में, शरीर में शक्ति विलय हो जाती है, लीन हो जाती है। इसलिए राम की शक्ति पूजा की भाषा बहुआयामी भाषा है। वो किसी एक आयाम को उजागर नहीं करती, वह तत्सम शब्दावली पर पूर्णतः अवलंबित होती है। वह पाठकों को प्रभावित करती है, लेकिन वो तत्सम बोध वाले पाठकों को। अतः निराला ने विजातीय शब्दों के साथ साथ कई स्थानों पर पूरे पूरे कथन इस तरह से प्रयुक्त किए जिनमें भाषा भले ही संस्कृतनिष्ठ है लेकिन जटिल नहीं है, दुरूह या अबोधगम्य नहीं है। केवल जलती मशाल, अब मशाल शब्द पर्शियन है, फारसी का है। क्रुद्ध कपि विषम हु, हु जो है अवधी भाषा का शब्द है। क्षिप्र घाट पर वार, अब ये वार शब्द फारसी का है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जहां जैसी अपेक्षा हुई निराला ने उस तरह की शब्दावली का बहुत ही सार्थक प्रयोग किया। अनामिका में जहां एक और मरण दृश्य जैसी सूक्ष्म गंभीर गीति रचना के रूप में उपस्थिति होती है कविता की, वहीं खुला आसमान, ढूंढ जैसी यथार्थपरक कविताएं भी संकलित होती हैं, जिनमें महत्वहीन समझे जाने वाले जन सामान्य में प्रचलित शब्दों को कभी निराला रचनात्मक उपयोगिता के साथ, प्रयोग धर्मिता के साथ चित्रित करते हैं।
अभिजात परक कविताओं के मध्य इस तरह की जन संवेदना से संबंधित कविताएं निराला के गद्यात्मक काव्य व्यक्तित्व का संकेत भी देती हैं। यानी उनका जो कवि रूप था, कवि व्यक्तित्व था, उसमें जो एक अद्भुत गति आ जाती है, एक विलक्षण लय आ जाती है, वह देखते ही बनती है। खुला आसमान, वो एक उनकी अच्छी प्रसिद्ध कविता है, उसका अंश देखिए। बहुत दिनों बाद खुला आसमान, निकली है धूप, खुश हुआ जहान। अब जहान शब्द का प्रयोग देखिए, खुश हुई है, खुश शब्द का प्रयोग देखिए। दिखी दिशाएं, झलके पेड़, चरने को चले ढोर गाय भैंस भेड़, खेलने लगे लड़के छेड़ छेड़, लड़कियां घरों को कर भासमान। अब देखिए, जो एक बिंब बनता है लोक जीवन का, लोक संस्कृति का, उसके अनुकूल भाषा का चयन। ढोर, गाय, भैंस, भेड़ चरने को चले, तो एक चित्रात्मकता कवि पैदा करता है। पनघट में बड़ी भीड़ हो रही, नहीं ख्याल आज की भीगेगी चूनरी, बातें करती हैं वे सदा खड़ी, चलते हैं नैनों के सधे बाण। पनघट में बड़ी भीड़ हो रही। अब पनघट का पूरा दृश्य उपस्थित कर दिया। वहाँ जो लोग कुएं से पानी निकालने के लिए एकत्रित हैं, वहाँ जो स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां, वो किस तरह से उनकी चुनरी भीग रही है, इन सब को, और नयनों के सधे बाण, इनका क्या स्वरूप है, एक पूरा रचनात्मक कल्पना के माध्यम से पूरा चित्र कवि उकेरता है। सहज कविता में तो कवि जैसे प्रकारांतर से संवेदना और भाषा, इनकी सामान्यता ऋजुता की ओर निर्देश भी करता है, वक्रता की ओर निर्देश भी करता है। सहज सहज पग धर आओ उतर। अब पुनरुक्ति के माध्यम से, जो बलाघात के माध्यम से, अनुतान के माध्यम से कवि अपेक्षा अनुसार वाक्य विन्यास तैयार करता है, शब्द का चयन करता है, उसे मुहावरेदार भी बनाता है, उसे लोकोक्ति परक भी बनाता है। सहज सहज पग धर आओ उतर, देखें वे सभी तुम्हें पथ पर। वह जो सिर बोझ लिए आ रहा, वह जो बछड़े को नहला रहा, वह जो बस उसरने बतला रहा, देखूं वे तुम्हें देख जाते भी हैं, ठहर। अब ये जो ग्रामीण संस्पर्श है कविता को, उनके दिल की धड़कन से मिली होगी तस्वीर जो कहीं खिली, देखूं मैं भी वह कुछ भी हिली, तुम्हें देखने पर भीतर भीतर। अंतर बड़ा साफ दिखाई देता है। कहाँ की वस्तु, किस परिवेश की वस्तु, किस मानसिकता की वस्तु है, और फिर उस विषय वस्तु के आधार पर शब्दावली का जो अंतर है, जो प्रयोग है, उसमें जो वैविध्य पैदा करना है, वो निराला करते चलते हैं। इसी तरह ठूंठ कविता अपने रचना विधान में बेजोड़ बन जाती है। कवि ने ठूंठ जैसी मामूली समझे जाने वाली वस्तु को भी प्रतीक रूप में ग्रहण किया और उसके माध्यम से जीवन की उदासी को, हीनता को, उसको गहनता के साथ व्यंजना दी है, व्यंजित किया है। एक ठूंठ कैसे एक किनारे पर उदासीन खड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पत्ते झड़ जाते हैं, हरियाली गायब हो जाती है, चेतनता शेष नहीं रहती है, उसको प्रतीकात्मक रूप में एक उदासीनता, एक हीनता, एक उपेक्षा, ये उसमें दिखाई देती है। तो यह कविता निराला की नई कविता की रचना प्रक्रिया की आधार भूमि का निर्माण करती है। मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया है, इसकी भावभूमि के समानांतर यह गीत निराला की सतत विकसनशील और मौलिक रचना प्रक्रिया इसको रेखांकित करती है, इसको हमारे समक्ष व्यक्त करती है।
ठूंठ यह है आज, गई इसकी कला, गया है सकल साज। अब यह बसंत से होता नहीं अधीर, पल्लवित बुनता नहीं अब यह धनुष सा। कुसुम से काम के चलते नहीं हैं तीर, छाह में बैठते नहीं पथिक, आह भर झरते नहीं यह दो प्रणयियों के नयन नीर। केवल वृद्ध विहग एक बैठता हुआ, कुछ कर याद। अब ये जो परिकल्पना है ठूंठ की, और जो अभिव्यक्ति का एक विलक्षण अंदाज है, कौशल है, वो निराला की विशिष्ट पहचान बनकर हमारे समक्ष आता है। तो हम देख सकते हैं कि निराला ने काव्य भाषा में जो तेवर पैदा किए हैं, जो विषयनिष्ठ भाषा धर्मिता का आह्वान किया है, वह वास्तव में अद्भुत है। तो मित्रों, इस विषय पर आगे फिर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ हम एक विराम लेते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं और निराला की काव्य भाषा को जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।